हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यू स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है ऋतिक और मैं आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ जो कि आपके चलेंगे जब तक आपका एचपी कोऑपरेटिव बैंक्स का मेंस नहीं हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि हम मेंस के लिए जो मॉक टेस्ट ला रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है इनमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जाएंगे अगले करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो आज हमारा मॉक टेस्ट 3 होने वाला है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड केबीएल फास्टैग फॉर सीमलेस टोल डिडक्शन। बोलता है कि कौन से बैंक ने केबीएल फास्टैग लॉन्च करा है डिजिटल पेमेंट के लिए, ताकि आपको जब आप टोल कटवाते हो किसी भी जब आप टोल टैक्स पर, जो आपका टोल प्लाजा होता है ना, तब वहाँ पे आप अगर आप टैक्स कटवाते हो तो आपको पैसे ना देने पड़े, आपके जो फास्टैग है वहीं से आपकी पेमेंट ऑनलाइन या डिजिटली हो जाए। तो आप सभी को पता है कि आपकी कार्स के ऊपर ये वाला स्टिकर लगा होता है जिसको हम फास्टैग बोलते हैं। आप सभी ने देखा भी होगा ये स्टिकर। तो मैं आपको बता दूं इस स्टिकर को रेगुलेट कौन करता है। इसको रेगुलेट करता है आपका एनपीसीआई। ठीक है, एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये कब फाउंड किया गया था? 2008 में फाउंड किया गया था ये। ठीक है, 2008 में बनाया गया था। और किसने बनाया था इसको? आपके आरबीआई ने बनाया था। ठीक है, फॉर डिजिटल पेमेंट्स या फिर फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। ठीक है, तो किसी भी तरह की इंडिया में पेमेंट्स होती हैं तो वो आपकी किसके थ्रू होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, ये एक फुली ऑन्ड सब्सिडरी है किसकी? आरबीआई की। ठीक है, तो केबीएल फास्टैग, केबीएल का मतलब है कर्नाटका बैंक लिमिटेड। ठीक है, केबीएल तो आपका कर्नाटका बैंक ने ये फास्टैग जो है वो लॉन्च करा है। तो बात करते हैं कि इसका क्या पर्पस रहेगा। आपकी जो टोल टैक्स होंगे ना, जहाँ पे आपके टोल टैक्स कटेंगे टोल प्लाजा में, ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगी आपके टोल अमाउंट की। जितना भी आपका टोल होगा उसकी ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो कर्नाटका बैंक ने ये लॉन्च करा है। ठीक है, और कर्नाटका बैंक का आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, तो बैंक के नाम से ही पता चल रहा है। और एनपीसीआई इसको रेगुलेट करता है फास्टैग को। ठीक है, और एनपीसीआई की एक और रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनआईसीएल बोलते हैं। ठीक है, एनआईसीएल या फिर एनआईपीएल बोलते हैं। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक और सब्सिडरी बॉडी जिसको हम बोलते हैं एनआईपीएल। ठीक है, एन से एनपीसीआई। ठीक है, और आईपीएल से होगा आपका इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, एनआईपीएल, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, तो ये सारी जो है वो बेसिकली इन सभी को देखा जाए तो ये सारी जो है वो किसके द्वारा ओन्ड की गई हैं? ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा ओन्ड की गई हैं। ठीक है, अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आरबीआई की इनमें से कौन सी सब्सिडरी जो है वो आरबीआई द्वारा ओन्ड है, तो आपकी जो एनपीसीआई होगी, एनआईपीएल होगी। ठीक है, ये सारी किसकी है? फुली ओन्ड सब्सिडरीज किसकी हैं? आरबीआई की हैं। ठीक है, और जो आपका एनपीसीआई है वो कब फाउंड किया गया था? आपका 2008 में फाउंड किया गया था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यूपीआई भी इसी की एक सब्सिडरी है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, याद रख लेना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है यूपीआई से कि जो आपका गूगल है, गूगल पे जो आपका, उसका 2016 के पहले या 2018 से पहले इसका क्या नाम था? गूगल का, गूगल पे का क्या नाम था? अभी तो गूगल पे बोलते हैं ना हम इसको, तो उससे पहले हम इसको बोलते थे तेज बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे हम इसको? TEZ, तेज बोलते थे। ठीक है, याद रख लेना। और ये किसकी सब्सिडरी है, किसका प्रोडक्ट है? ये गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, गूगल इंडिया का प्रोडक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका सेबी से है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से है। आप सभी ने मेरे को ये बताना है सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, और बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली बैंड KMC, कोटक महिंद्रा AMC। AMC की फुल फॉर्म होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मुद्रा प्रबंधन समिति। ठीक है, मुद्रा प्रबंधन समिति। तो SEBI has recently banned AMC of Kotak Mahindra from launching fixed monetary plan, FMP। ठीक है, FMP क्या होता है? आपका जो म्यूचुअल फंड होता है ना, जिसमें आपको बोला जाता है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो, आपको इतने साल के बाद इतना रिटर्न मिलेगा इसका, 10% के हिसाब से, 15% के हिसाब से। आप सभी ने SIP का नाम सुना होगा, SIP।
ठीक है, म्यूचुअल फंड का नाम भी सुना होगा, तो ये उसकी कंपनी है जो आपकी कोटक महिंद्रा एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो कितने महीनों के लिए इसको बैन कर दिया गया है? 6 महीनों के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। और क्यों किया है? क्योंकि इसने आरबीआई के जो रूल्स हैं उनको तोड़ा हुआ था, ठीक है। बात करते हैं कि क्या इसने तोड़े हैं रूल्स। तो आपकी सेबी के द्वारा इसको बैन किया गया है फ्रॉम लॉन्चिंग द एफएमपी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। और बात करते हैं कि इसने सेबी ने इसको कब इसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करी है। 27 अगस्त को इसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करी है। और कितने लाख का पेनल्टी इसमें डाली गई है केएमसी एएमसी के ऊपर? 50 लाख की, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कितने लाख की पेमेंट पेनल्टी जो वो सेबी ने किस पर डाली है? एएमसी ऑफ कोटक महिंद्रा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ कोटक महिंद्रा। तो कितने लाख की डाली है? 50 लाख की डाली है, ठीक है। ये आपका कोटक महिंद्रा का सिंबल है, कोटक महिंद्रा बैंक का। और बात करते हैं कि ये किससे डील करती है, ठीक है। आपकी ये डील करती है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड से डील करती है कंपनी, और फिक्स मॉनेटरी प्लान जो आपकी एसआईपीस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो क्यों पेनल्टी पहुंच करी? क्योंकि जो आपके जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, इस कंपनी में, अगर वो लोग अपनी एक से ज़्यादा किस्तें जो है वो दे देते हैं, लेकिन बाद में उन किस्तों को डिले कर देते हैं, जैसे मान लो 3 किस्तें किसी ने दे दी हैं, उसके बाद अगर वो लोग जो हैं वो उनको किस्तों को डिले कर रहे हैं, 2-3 महीने तो गैप डाल दिया, तो वो क्या कहलाएंगे? वो आपके कहलाएंगे डिफॉल्टर्स, ठीक है। कि इन्होंने जो वो पेमेंट्स नहीं करी हैं। तो मेच्योरिटी डेट्स मतलब जब जैसे मान लो आपकी 1 तारीख जो है वो आपकी पेमेंट डेट है कि आपको 1 तारीख को अपनी किस्त देनी है, आप नहीं दे रहे हो किस्त, तो आप किस में आ जाओगे? आप डिफॉल्टर में आ जाओगे, ठीक है। डिफॉल्टर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो हम बात करते हैं कि इसने इसीलिए डाली है आरबीआई ने, जो आपका सेबी है ना, तो क्योंकि इसने सेबी का जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इसके रूल बना रखे हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड और आपकी एसआईपीस के जो रूल बना रखे हैं उनका उल्लंघन किया है, ठीक है। और बोला है कि इस पेनल्टी को वो 45 दिन के अंदर जो वो भर दे, नहीं तो जो आपकी कंपनी है उसको 6 महीने तक जो है वो बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, आगे भी बैन कर सकती है, ठीक है। तो जो मेन टर्म थी मैंने आपको समझा दी। 50 लाख की पेनल्टी इंपोज करी है सेबी ने, किसके ऊपर? एफएमपी ऑफ कोटक महिंद्रा एएमसी के ऊपर, ठीक है। और इसको क्या लॉन्च करने से मना कर दिया है? एफएमपी फिक्स्ड मॉनेटरी प्लान। कब तक? अगले 6 महीनों तक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिए। और हाँ, सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? आपका मुंबई में है, ठीक है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है आपकी किसकी? आरबीआई की, ठीक है। आरबीआई की ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट आयुष मिनिस्ट्री या आयुष यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? बोलता उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में जो वो आयुष यूनिवर्सिटी खोली जा रही है? पहली, पूरे भारत की पहली आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जा रही है? मैं आपको बता दूं आयुष की फुल फॉर्म क्या है। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा एंड एच से होम्योपैथी। इन सभी का जो मतलब इन सब को मिला के क्या बनाएगी? आपकी आयुष मिनिस्ट्री बनाएगी। और आयुष मिनिस्ट्री ने ही इस आयुष यूनिवर्सिटी को लॉन्च करने की सोची है, ठीक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में लॉन्च करी जाएगी, किस सिटी में लॉन्च करी जाएगी? वो आपकी लॉन्च करी जाएगी गोरखपुर में, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी का जो नाम रखा जाएगा वो आपका नाम क्या रखा जाएगा? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है। कोविंद ने कहा कि उन्होंने जो कोविड पैंडमिक थी ना, वहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया। तो जब वो तीसरे दिन अपने जो तीसरे दौरे पर, उत्तर प्रदेश के तीसरे दिन पे दौरे पे थे, तो उन्होंने मुलाकात करी सीएम योगी से, ठीक है। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे आयुष मिनिस्ट्री, आयुष जो यूनिवर्सिटी है वो खोली जाएगी। ये आपकी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। इस तरह की आपकी जो आयुष यूनिवर्सिटी है वो आपकी उत्तर प्रदेश में होगी। और जिसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, मतलब इसका जो शिलान्यास है वो कर चुके हैं आपके जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। तो अभी आपको हाल ही में पता है कि हाल ही में जो सीएम जयराम ठाकुर जी ने इनको न्योता दिया था हिमाचल आने के लिए। और हिमाचल के 3 दिन के दौरे पर, ये 4 दिन के दौरे पर सीएम के कहने पर रामनाथ कोविंद जी हिमाचल आए थे, ठीक है। तो ये भी एक करंट न्यूज़ का क्वेश्चन है आपका।
तो अभी बात करते हैं कि 2014 में जो है ना आयुष मिनिस्ट्री में ये प्रमोशन रखा था कि इसको उत्तर प्रदेश में खोला जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं खोला गया, कुछ भी इसका नहीं हुआ। तो इसकी हियरिंग नहीं की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और 2017 में इन्होंने एक डिपार्टमेंट खोल दिया था, आयुष डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है। सीएम योगी जी ने 2017 में क्या खोल दिया था, आयुष डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिवर्सिटी से पहले क्या उत्तर प्रदेश में कोई डिपार्टमेंट है आयुष के रिलेटेड? तो हाँ, आयुष डिपार्टमेंट है आपका, जो कि कब बना था, 2017 में बना था। ठीक है, और 2020 में इसको 2021 में आयुष यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी बनने जा रही है। ठीक है, जिसका शिलान्यास जो है वो रामनाथ कोविंद जी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन आयुष यूनिवर्सिटी से। तो याद रख लेना, इसका नाम जो महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी आयुष यूनिवर्सिटी रखा गया है। आयुष की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, ये भी आपकी पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द प्रोजेक्ट इंडिया साइज। एक प्रोजेक्ट है इंडिया साइज। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, मैं आपको मतलब ऊपर से बता दूं कि इंडिया साइज एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या बनाया जाएगा, जो इंडियन पीपल है ना उनके साइज़ को मापा, मतलब उनके जो कपड़ों का साइज़ है, इंडियन ट्रेडिशन के जो कपड़े हैं, कुर्ता पजामा जो होता है इंडियन ट्रेडिशन का, उनके साइज़ को लिया जाएगा, और उससे मतलब जो साइज़ है ना उसको किस तरह से लिया जाएगा, जो आपका 3D स्कैनिंग होती है ना, 3D स्कैनिंग, उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा, उससे जो आपका कपड़ों का साइज़ लिया जाएगा, और उससे आपके इंडिया के ट्रेडिशन के कपड़े बनाए जाएंगे और जो मार्केट में बिकेंगे। ठीक है, फॉरेन में भी इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और एक्सपोर्ट की बात आती है तो मैं आपको एक करंट न्यूज़ का क्वेश्चन बता दूं। अभी हाल ही में ओमान ने भी, ओमान जो आपका देश है, ओमान और इंडिया ने भी, इन्होंने MOU साइन किया है। MOU की फुल फॉर्म क्या होती है, MOU। ठीक है, MOU की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये एक मतलब जिसको बोलते हैं एक समझौता होता है। ठीक है, दो देशों या दो देशों के बीच में या दो मिनिस्ट्रीज के बीच में समझौता होता है, जिसको हम बोलते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के विचारों को समझने की एक जिसको समझौता होता है उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ओमान नेवी और इंडियन नेवी, इन दोनों ने क्या किया है, जो आपका आयात निर्यात है ना ओमान से इंडिया का मर्चेंट नेवी का, ठीक है, जो आपके गुड्स और आपके जो मतलब जो भी सामान है जिसको आप इंडिया से बाहर भेजते हो ओमान में, ठीक है, या ओमान से इंडिया में आता है, तो उसके बीच में एक समझौता कर लिया इन्होंने कि ताकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्विसेज है उनको बढ़ाया जा सके और ज़्यादा पैमाने पर उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके, इंडिया के प्रोडक्ट्स को बाहर और बाहर के प्रोडक्ट्स को इंडिया में। ठीक है, तो ये करंट न्यूज़ का क्वेश्चन अभी हाल ही में हुआ है ये। ठीक है, तो आपने याद रख लेना किस किस के बीच में हुआ है, ओमान नेवी और इंडियन नेवी। ठीक है, ओमान नेवी एंड इंडियन नेवी। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ इसने समझौता करा है ऑर्गेनाइजेशन ने। किस ऑर्गेनाइजेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ जो समझौता करा है, ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, चेन्नई में जिसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चेन्नई में आपका ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, NIFT है आपका। ठीक है, निफ्ट भी इसको बोलते हैं हम। तो कौन सा इसने प्रोजेक्ट बनाने की सोची है, इंडिया साइज। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि NIFT मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, तो वो काम कर रही है इंडिया साइज के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट सर्वे, ठीक है, ये इनका फर्स्ट सर्वे हुआ था निफ्ट का, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ, इंडियन स्टैंडर्ड बॉडी साइज। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड बॉडी साइज के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है आपका। और मोर देन 25,000 मतलब मोर देन 25,000 पीपल जो हैं 15 साल से लेकर 65 साल की एज तक, ये एज भी आपने एज ग्रुप भी याद रख लेना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस एज के ग्रुप का ये साइज मेजर करेंगे, 15 साल से 65 साल के लोगों का। ठीक है, और ये 3D स्कैनिंग का एक डिवाइस होगा जिससे आपके कपड़ों का साइज मापा जाएगा, ताकि फिजिकली कॉन्टैक्ट ना हो सके, क्योंकि आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, तो फिजिकली कॉन्टैक्ट जो है वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं कहाँ कहाँ ये सिटीज़ का मतलब ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे लोकेटेड किया जाएगा। 6 डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो न्यू दिल्ली होगा, इंडिया की न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, नॉर्थ रीजन जिसको हम बोलेंगे, मुंबई के वेस्ट जो वेस्टर्न रीजन आपका मुंबई। ठीक है, चेन्नई का आपका साउथर्न रीजन आ गया। ठीक है, हैदराबाद में होगा आपका, और आपका सेंट्रल कोलकाता में होगा। ठीक है, शिलोंग में भी इसका जो टेक्नोलॉजी है वो रखी गई है। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी फॉलो करी जाएगी, 3D बॉडी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी याद रख लेना, नॉन ह्यूमन से। ठीक है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट ह्यूमन टेक्नोलॉजी है ये, मतलब ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे हम। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप दूर खड़े हो,
आपको दूर से स्कैन किया जाएगा और आपका बॉडी का साइज़ ले लिया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपके जो इंडियन स्टैंडर्ड के कपड़े हैं वो बनाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़ में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। NIFT ने किसके साथ टाई अप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ, ठीक है। इंडिया साइज़ एक प्रोजेक्ट है उस पर काम करने के लिए, ठीक है। 25,000 से ज़्यादा कपड़े ये बनाएंगे। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, 3 cities ऑफ विच स्टेट वर अवॉर्डेड वाटर प्लस सर्टिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MOHUA की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो इसने जो आपकी MOHUA है ना, इसने 3 cities को अवार्ड दिया है। किस स्टेट की 3 cities को अवार्ड दिया है और कौन सा अवार्ड मिला है? वाटर प्लस का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये आपका अवार्ड जो मिला है वो आपको मिला है आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है। याद रखना, आंध्र प्रदेश को मिला है ये अवार्ड। तो बात करते हैं कौन सा अवार्ड मिला है? वाटर प्लस सर्टिफिकेशन अवार्ड, ठीक है। 3 cities को, कौन कौन सी वो सिटीज़ हैं? आपकी जो पहली सिटी है वो आपकी रहेगी तिरुपति, ठीक है। तिरुपति बालाजी जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या वहाँ को मिला है अवार्ड। और आपका विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। इन तीनों सिटीज़ को अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। याद रख लेना, तिरुपति, विजयवाड़ा और ग्रेटर विशाखापट्टनम, इन तीनों सिटीज़ को अवार्ड मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। कौन सा अवार्ड? वाटर प्लस अवार्ड। और मैं आपको बता दूं, जो वाटर प्लस अवार्ड है ना, वो आपका किन को दिया जाता है? जो सिटीज़, जिस स्टेट की सिटीज़ जो हैं वो पानी को स्वच्छ रखती हैं, ठीक है। पानी का जो मतलब जैसे पानी को देना है, किसी घर घर तक पानी पहुंचाना है, तो पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ठीक है। और ये जो स्कीम है वाटर प्लस स्कीम, जो वो किसके अंडर आई है? आपकी स्वच्छ भारत अभियान के अंडर आई है, ठीक है। और स्वच्छ सर्वेक्षण असेसमेंट के अंडर ये स्कीम आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, वाटर प्लस सर्टिफिकेशन जो वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है आपका स्वच्छ भारत अभियान। और जो स्वच्छ भारत अभियान है वो आपका किसके द्वारा चलाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो वाटर प्लस सर्टिफिकेशन आंध्र प्रदेश को दिया गया है वो किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिया है, ठीक है। कौन कौन सी सिटीज़ मैंने आपको बताई? विजयवाड़ा, तिरुपति एंड ग्रेटर विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये आपकी कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। ये आपकी विजयवाड़ा की तस्वीरें देख पा रहे हो आप, और विशाखापट्टनम की, जहाँ पे इस तरह के सिस्टम बनाया गया है कि आपको मतलब पानी का स्वच्छ रूप से आप पानी का उपयोग कर सको वहाँ पे, ठीक है। तो इसको नेशनल अवार्ड दिया गया है, तो याद रख लेना आप ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है। तो जो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनको बनाया गया है, तो वो आपके बनाए गए हैं विनीत कोठारी। विनीत कोठारी, ये आपके विनीत कोठारी हैं, ये चीफ जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट के, ठीक है। तो इनको बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है। हाल ही में अभी बनाया गया है इनको। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो रिटायरमेंट है वो 2 सितंबर को हो गई है, ठीक है। इनको अभी अगस्त में बनाया गया था, कुछ दिन पहले, इनके रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो इनकी रिटायरमेंट हो गई है। और इनके बाद जो चीफ जस्टिस वहाँ पे आएंगे उनका नाम होगा जस्टिस RM छैया, ठीक है। जो इनके बाद वहाँ का चार्ज लेंगे, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट का चार्ज लेंगे, ठीक है। तो 2 सितंबर को ये रिटायर हो चुके हैं आपके जो विनीत कोठारी जी हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस विनीत कोठारी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं 2 सितंबर को। तो अगस्त में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, लगभग 1 महीने तक इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का जो है कार्यभार संभाला रखा, ठीक है, संभाल के रखा। और आपका जो इसके बाद जिन्होंने इनका कार्यभार संभाला वो उनका नाम है RM छैया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विनीत कोठारी के बाद जो चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट के बने हैं उनका नाम क्या है, और वो कब बने हैं? 2 सितंबर के बाद, जब 2 सितंबर को रिटायरमेंट हुई है आपके विनीत कोठारी जी की। उसके बाद RM छैया जो हैं वो इसके बनाए गए चीफ जस्टिस, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट के, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ रिसेंटली इनैगोरेटेड 12 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है ना, यूनियन केंद्रीय वित्त मंत्री जो आपके निर्मला सीतारमन जो हैं, उन्होंने अभी हाल ही में 12 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इनागोरेशन किया है, उसकी वो करी है, स्थापना करी है। तो वो किस स्टेट में करी है आपकी? वो आपकी इन्होंने करी है त्रिपुरा में करी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करी है। तो बात करते हैं कि इन्होंने किसके थ्रू करी है ये। तो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स जो हैं
EAP बोलते हैं इनको हम, ठीक है। कितना बजट दिया गया है? 7,07,719 रुपये, 19 करोड़, ठीक है। 7,719 करोड़ ये बजट दिया गया एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स को। मैं आपको बता दूं, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनसे कि हम अपने देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो वाटर सप्लाई होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल करना हो गया, ठीक है। आपके जो आपकी इनॉग्रेशंस होगी, नई नई स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर अंडर जो आपके मिशन आएंगे वो कौन से आएंगे? आपके लाइवलीहुड आएगा, आपका मतलब आपका जीवन, ठीक है, जीवनचर्या जो होगी आपके जीवन से, डेली लाइफ से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स आपकी निकाली जाएंगी, जितने भी डेवलपमेंट्स होंगी आपकी, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। 12 प्रोजेक्ट आपके निकाले गए हैं जिनके इनॉग्रेशन किसने कराया? अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन जी ने कराया, ठीक है। कहाँ पे कराया इन्होंने? त्रिपुरा में कराया। त्रिपुरा के 12 प्रोजेक्ट इन्होंने इनॉग्रेट करे हैं। कितने प्रोजेक्ट? 12 प्रोजेक्ट, नाम याद रख लेना, 12 प्रोजेक्ट। तो और किसके अंडर आते हैं ये? एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट इनका नाम दिया गया है, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन होगा इसमें, वाटर सप्लाई होगी, ठीक है। और आपकी सड़कों का निर्माण वगैरह जितना भी आपका होता है, डैम्स बनेंगे आपके, ठीक है। आपके प्लांटेशन होगी, ठीक है। जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे, कोई नई बिल्डिंग्स बननी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बननी है, आपकी सेक्रेटरीट्स बनने हैं, आपकी वाटर सप्लाई होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका हर घर नल योजना जो आपकी, ठीक है, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के अंडर आती हैं, ठीक है। और कितना बजट दिया गया है? 7,719 करोड़ रुपए इसमें दिया गया बजट, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया है, इस बजट को। अगला क्वेश्चन आपका, नेशनल रिमोट सेंसिंग डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है। 12 अगस्त को ये डे मनाया जाता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग डे। ये आपकी इमेज है, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? द सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज, ठीक है, सेलिब्रेटेड एन ऑनलाइन इवेंट नेशनल रिमोट सेंसिंग डे, जिसकी थीम क्या रखी गई थी? नेशनल रिमोट सेंसिंग डे, ठीक है। तो किसने ये ऑर्गेनाइज किया? सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल साइंसेज, ठीक है, सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज, ठीक है, स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज, ठीक है। 12 अगस्त को ये मनाया गया, अभी हाल ही में मनाया है इन्होंने। और जो इसका ओकेजन था, मनाने का जो ओकेजन है, किसके ऊपर मनाया गया? जो आपकी बर्थ एनिवर्सरी है किनकी? डॉक्टर विक्रम साराभाई की, ठीक है, साराभाई, सॉरी, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं, जिनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो इंडियन फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जिनको कहा जाता है उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका मनाया गया 12 अगस्त को, ठीक है, सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज, ठीक है। SNU दिल्ली के द्वारा ये भी ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, हैज़ नोटिफाइड डिपोर बिल, ठीक है, डिपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज एन इको सेंसिटिव जोन। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बोलता कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है ना, उसने डीपर बील, ठीक है, डीपोर बील एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी, जिसका ये आपका डीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ पे है? ये आपकी है गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ पे हुआ? आपका असम में हुआ, ठीक है। तो जो आपकी गुवाहाटी में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये आपकी कहाँ पे हुई? असम में हुई, ठीक है, असम में लोकेटेड है ये। इसको क्या कर दिया गया? अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वेदर क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट आपने याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा, क्योंकि जितनी भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपके नेशनल पार्क्स हैं आपके, ठीक है, ये सारे किसके द्वारा मैनेज्ड है? ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट के द्वारा, ठीक है, ये आपके हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, इसको नाम याद रख लेना, असम डीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो कितना एरिया इसने कवर करा है? याद रख लेना, 16.32 किलोमीटर का एरिया इसने कवर करा है, इको सेंसिटिव जोन जिसको घोषित किया गया। इस सेंचुरी का जितना टोटल एरिया, उसमें से 16.32 एरिया जो इसने घोषित किया है इको सेंसिटिव जोन, ठीक है।
तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कितना एरिया इसका इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, 16.32 किलोमीटर, या फिर मीटर में पूछा जाए तो 294 मीटर, ठीक है, या फिर स्क्वायर मीटर में किलोमीटर में पूछा जाए तो आपका कितना 148.9767 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो तीन यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। किलोमीटर में पूछा जाएगा इको सेंसिटिव जोन तो दीपोरबिल का कितना होगा 16.32 किलोमीटर, मीटर्स में पूछा जाएगा तो 294 मीटर, और स्क्वायर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 148.9767 आपका स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीपोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका ये नाम याद रख लेना, जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक है। इको सेंसिटिव याद रख लेना, इको सेंसिटिव इक्वल टू दीपर बिल, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है, असम में, गुवाहाटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज गोइंग टू डाइवेस्ट। डाइवेस्ट का मतलब होता है निकाल लेना, विड्रॉ कर लेना। डाइवेस्ट मतलब एक होता है इन्वेस्ट करना, डालना। डाइवेस्ट मतलब, डाइवेस्ट इसका अपोजिट वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है ना, इंग्लिश आपकी जो आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी बैंक में, उसमें भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, फाइंड द अपोजिट वर्ड, या फिर जो पैराग्राफ दिया है उसमें अपोजिट वर्ड ढूंढो। तो आपका इंग्लिश भी हम इसमें थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट का उल्टा क्या हो गया, डाइवेस्ट, अपोजिट वर्ड, ठीक है। डाइवेस्ट 19.18%, 19.18%। तो किस बैंक ने जो है वो 19.18% आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, ARCIL, ठीक है। ये आपकी कंपनी जो है ना वो क्या मैनेज करती है, असेट जो आपकी जितनी भी मुद्राएं आपकी, ठीक है, आपका चाहे बिटकॉइन हो गया, आपका चाहे म्यूचुअल फंड हो गया, आपका इंडियन रुपी हो गया, यूरो हो गया, कुछ भी किसी भी तरीके की करेंसी है उसको मैनेज करती है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। तो जो आपकी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड है ना, ये फुली ओन सब्सिडरी है इसकी RBI की, ठीक है। याद रख लेना, RBI की फुली ओन सब्सिडरी है आपकी। तो किस बैंक ने इसको जो है वो क्या किया है, अपना डाइवेस्ट कर लिया, अमाउंट कितना, जितना इसने इन्वेस्ट करा था किसमें, असेट रिकंस्ट्रक्शन इंडिया कंपनी में, ठीक है। तो 19.18% उसने डाइवेस्ट करा था। इसका जो आंसर है वो आपकी अभी हाल ही में इस बैंक की वैकेंसी भी निकली थी, आपका जो बैंक है ये IDBI बैंक, ठीक है, IDBI बैंक, ठीक है। IDBI बैंक ने जो है वो क्या कर लिया है, डाइवेस्ट कर लिया है एंटायर, जितना भी इसने हिस्सा लगा रखा था, जितना भी इसने इन्वेस्टमेंट करी थी, 19.18 शेयर था इसका, स्टेक था। स्टेक का मतलब होता है शेयर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के साथ टाई अप करना है, तो कंपनी मेरे को बोलेगी कि आप इतना % हमें दो, इतना % हमारे साथ शेयर डालो, तभी हम आपको कंपनी की एक्सेस देंगे, या आप कंपनी के को फाउंडर कहलाओगे, ठीक है, या को हिस्सेदार कहलाओगे, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो 19% जो है वो कंपनी से ARCIL से IDBI ने निकाल लिया हुआ है, ठीक है। तो इंटायर होल्डिंग कितनी थी IDBI की, ठीक है, 6,23,23,800, 6,23,23,800 रुपये इसने इक्विटी शेयर में डाल रखा था किस कंपनी में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड में, जो कि कितना था 19.18% हुआ था टोटल का। 19 पॉइंट जो टोटल शेयर है ना ARCIL का, उसमें मान लो 100% ARCIL का टोटल शेयर है, ठीक है, उसमें कितना डाला था इसने 19.18, ठीक है, 19.18 आपका डाल रखा था किसने, IDBI बैंक ने डाल रखा था, ठीक है। तो अमाउंट कितना था वो 6,23,23,800 रुपये, ठीक है। अमाउंट भी याद रखना, 6,23,23,800 रुपये इसने डाल रखा था। वो इसने विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया है, किसी कारण की वजह से निकाला होगा ना, तो मतलब या तो उसको अच्छा नहीं लगा होगा इसका शेयर, या फिर वो किसी और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी IDBI को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उसने निकाला ये अपना 19.8% जो शेयर था। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आप HPGK से कंटेंट चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, क्यू स्टडी के नाम से हमारा चैनल है, इसको आप विजिट कर सकते हो, और आप HPGK के कंटेंट को भी वहाँ पे वॉच कर सकते हो। तो फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।